मुंबई के अंदर एक घर होता है जिस घर के सामने एक डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर करने के लिए खड़ा हुआ है। वह घर की डोरबेल बजाता है और उसके बाद अंदर से उस घर की मालकिन निकलकर बाहर आती है। लेकिन जैसे ही मालकिन डिलीवरी बॉय को देखती है और डिलीवरी बॉय मालकिन को देखता है तो एकदम से दोनों भौचक्के से खड़े रह जाते हैं। उसके बाद उन लोगों में थोड़ी सी बातें होती हैं और बातें होने के बाद जो डिलीवरी बॉय होता है उस घर की मालकिन से माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो घर की मालकिन है वो उसे रोकती है और रोकने के बाद कहती है कि क्या हम लोग शादी कर सकते हैं। कौन था वह डिलीवरी बॉय और किस वजह से इस घर की मालकिन उससे शादी के लिए कह रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है मुंबई की अंधेरी में रहने वाली संगीता की। संगीता जिसकी उम्र फिलहाल 15 साल है और वह फिलहाल स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है। संगीता के पिता नौकरी किया करते हैं और नौकरी करने के बाद घर का गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाता है। संगीता के घर में उसके माता पिता हैं, एक उसका छोटा भाई है और परिवार खुशियों के साथ जिंदगी बिता रहा है। संगीता पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है और वह चाहती है कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे, तो इसी वजह से वह पढ़ाई को बहुत ज्यादा महत्व दिया करती है और वह सोचती है कि मैं और भी आगे पढ़ूंगी और पढ़ने लिखने के लिए विदेश तक भी चली जाऊंगी। इसी बात को सोचते हुए संगीता पढ़ती रहती है। लेकिन तभी जैसी संगीता की 12वीं क्लास होती है और उसका एडमिशन ग्रेजुएशन में होता है तो उसी दौरान उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। अब यह सब कुछ देखकर संगीता अपने माता पिता को समझाने लगती है। कहती है कि देखो माँ बाबू जी, मुझे और आगे पढ़ना है और आगे पढ़कर आपका नाम रोशन करना है। लेकिन संगीता के माता पिता उसे आगे पढ़ाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं संगीता, बेटियों का ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। कॉलेज में तुम पढ़ रही हो और कुछ दिन कॉलेज करने के बाद तुम्हारी शादी करा देंगे और शादी होने के बाद अपने पति के साथ आराम से रहना। इसके बाद संगीता शादी से मना करने लगती है और कहती है कि माँ बाबू जी, मुझे ग्रेजुएशन तो करवा ही दीजिए, न जाने आगे कैसा घर बार मिलेगा, वो लोग पढ़ने दें या ना पढ़ने दें। तो घर वाले इस बात पर विचार विमर्श करते हैं और बेटी की इच्छा समझकर इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन हम करा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल के अंदर उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। जैसे संगीता की ग्रेजुएशन होती है तो उसी दौरान उसके पिता ने उसके लिए एक लड़का भी ढूंढ लिया था, जिस लड़के का नाम था आदित्य। आदित्य भी मुंबई के अंदर ही रहा करता है। इनके घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर उसका घर पड़ता है और वह भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करता है। आदित्य जो कि एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। संगीता भी जब आदित्य से मिलती है तो पहली ही नजर में उसे पसंद कर लेती है, क्योंकि आदित्य देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद संगीता आदित्य के घर चली जाती है। संगीता घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है, सास ससुर का सम्मान किया करती और अपने पति की इच्छाओं का आदर किया करती। अब तभी एक दिन शाम के समय संगीता अपने पति के साथ आराम कर रही थी तो वह उससे कहने लगती कि देखो जी, मैंने पढ़ाई लिखाई की है और मैं इस पढ़ाई लिखाई के बल पर कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं और महिलाओं की तरह घर में नहीं बैठना चाहती। अब इस बात को सुनकर आदित्य उससे पूछने लगता है कि तुम क्या करना चाहती हो, तो वो कहती है कि मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर आदित्य कहने लगता है कि उसमें तो काफी सारे पैसे खर्च होंगे, तो वो कह देती है कि उसकी आप चिंता मत करो, अगर आप मुझे एक काम करवा सकते हो तो मैं अपनी शादी की जितनी भी ज्वेलरी है उस सभी को बेच दूंगी और उससे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूंगी। अब संगीता के पिता ने उसे इतनी ज्वेलरी तो दे दी थी कि जिन्हें बेचकर वह अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सके। लेकिन इस बात के लिए आदित्य थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी इस कोचिंग सेंटर को चला भी पाएगी और वो कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे भी चले जाएं और साथ में संगीता का सपना भी सपना ही रह जाए। इसी बात को सोचकर वो कहता है कि इसके लिए मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। आदित्य इसके बाद इस बात के बारे में अपने इधर उधर दोस्तों से बातें करता है और उनसे पूछने लगता है कि कोचिंग सेंटर का बिजनेस कैसा होता है। तो जो आदित्य के दोस्त होते हैं वो सभी इस बिजनेस को अच्छा बताते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो हमें कुछ खरीदना होता है और ना ही कुछ बेचना होता है। इसमें तो केवल स्किल के आधार पर इंसान पैसा कमाता है और लोगों की भलाई भी हो जाती है। इस बात को सुनकर जो आदित्य है वो अपनी पत्नी को इस बिजनेस को करवाने के लिए एग्री हो जाता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी को बता देता है कि तुम आराम से इस काम को कर सकती हो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आदित्य मिलकर अपनी पत्नी के गहनों को गिरवी रखवा देता है। वो कहता है कि इन्हें बेचने की जरूरत नहीं है, इनसे हम लोन पर पैसा ले लेंगे और जैसे वो पैसा तुम्हारे पास हो जाए तो इनको छुड़ा लेना। इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वो भी एग्री होती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऐसा ही
कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी उन्हें गिरवी रखकर कुछ पैसा उधार ले लेते हैं और उस पैसे से एक बिल्डिंग किराए पर लेकर उसमें संगीता का कोचिंग सेंटर खुलवा दिया जाता है। संगीता अपने कोचिंग सेंटर पर मेहनत करने लगती है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। कुछ दिनों बाद संगीता के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि उन पैसों से वो अपने उन गहनों को छुड़ा लेती है जिन गहनों को गिरवी रखने के बाद उसने एक कोचिंग सेंटर की स्थापना की थी। इसके बाद संगीता के पास कुछ और टीचर काम करने लगते हैं और उनके थ्रू भी संगीता को अच्छी खासी इनकम होने लगती है। धीरे धीरे करके संगीता अच्छा खासा रुपए पैसा कमाने लगती है और उन पैसों को देखकर उसका पति बड़ा ही खुश होता है। आदित्य कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने अपने जेवर भी गिरवी रखे थे वो छुड़ा लिए और साथ में और भी पैसे तुम्हारे पास इकट्ठा हो गए हैं। कुछ पैसे मैंने भी इकट्ठा किए हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक फ्लैट खरीद लें और उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा देंगे, उससे भी कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी और परिवार अच्छी तरह से समय व्यतीत करने लगेगा। अब यह बात सुनकर संगीता भी इस बात के लिए एग्री होती है, तो दोनों पति पत्नी अपने बचाए हुए पैसों से एक फ्लैट खरीद लेते हैं और उसको किराए पर चढ़ा देते हैं। उसी दौरान संगीता को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और कुछ दिनों बाद उसे बच्चा होने वाला है। यह खबर सुनकर आदित्य भी इस बात की खुशी मनाता है और पूरा परिवार के अंदर एक खुशियों की लहर दौड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ संगीता की डिलीवरी भी हो जाती है और डिलीवरी के दौरान संगीता ने एक लड़के को जन्म दिया था। परिवार के अंदर एक और नन्हा मेहमान आ गया था और इस नन्हे मेहमान को पाकर पूरा परिवार बड़ा ही खुश होता है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन तभी उसी दौरान जो संगीता का बिजनेस है वो और भी ज्यादा आसमान चूमने लगता है और उससे ढेर सारी इनकम आने लगती है। अब जैसे ही उसकी ज्यादा इनकम आने लगती है और उसके पति की जो सैलरी थी वो कम रह जाती है, तो वह एकदम से अंदर ही अंदर संगीता की इस बात से चिढ़ने लगता है। हालांकि संगीता ने उन्हें ऐसी कोई बात महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन उसका पति आदित्य इन बातों को महसूस करने लगता है और वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी ज्यादा कमाया करती है और मैं कम पैसे कमा रहा हूं। ऐसा ही करते हुए आदित्य जिस कंपनी में काम किया करता था वहां पर कुछ गड़बड़ उससे हो जाती है और उस गड़बड़ के चलते वह कंपनी वाले उसे कंपनी से निकाल देते हैं। अब कंपनी से आदित्य निकल गया था और इसके बाद वह घर पर बैठ जाता है, लेकिन संगीता उसे सहारा देती है और कहती है कि चिंता मत करो, मेरा काम अच्छा खासा चल रहा है और साथ में हम लोगों का फ्लैट का किराया भी आ रहा है, तो आपको कैसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पे रहो और बच्चे की देखभाल कर लिया करो, माता पिता की देखभाल कर लिया करो। संगीता की यह बात आदित्य के घाव को कुरेदने का काम करती है और इस बात का आदित्य गलत ही मतलब ले जाता है। वह सोचने लगता है कि पत्नी तो केवल मुझे बच्चे संभालने लायक ही समझ रही है और इसी वजह से उसने मुझे घर पर रहने के लिए कह दिया है। अब इन्हीं बातों को सोचकर आदित्य संगीता से लड़ाई करने लगता है और धीरे धीरे उनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब जब संगीता अपने पति का बदला हुआ स्वभाव देखती है तो उसे समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन आदित्य उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और वह उससे लड़ाई ही करता रहता है। अब जब संगीता देखती है कि उसके घर में तो खामा खाही कलेश का माहौल बन रहा है, तो उसके बाद वह अपने पिता के पास फोन कर देती है। जैसे वो पिता को इन सभी बातों को बताती है कि आदित्य मुझसे लड़ाई करने लगा है, न जाने उसे ऐसा क्या हो गया है और उसकी नौकरी भी छूट गई है। अब इन बातों को सुनने के बाद जो संगीता का पिता होता है वो उससे कहता है कि बेटी अपने परिवार को संभालो और अगर तुम ये चाह रही हो कि और लड़कियों के पिता की तरह मैं वहां पर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां से तुम्हारी एक बार डोली उठ गई है तो उसके बाद तुम उस घर की रहने वाली हो, अब उसी घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी। इस बात को कहकर संगीता के पिता ने संगीता को समझा दिया था और कह दिया था कि इस घर के अंदर तुम्हें कोई भी जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें उसी घर के अंदर रहना है। इसके बाद संगीता अपने पिता की इस बात को सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसका भी दिमाग खराब रहने लगता है। इधर आदित्य का भी दिमाग खराब है, संगीता का भी दिमाग खराब है। तो एक दिन अचानक से जब आदित्य किसी छोटी मोटी बात को लेकर संगीता से लड़ाई करता है तो संगीता भी आदित्य से लड़ाई कर देती है। तो आदित्य के माता पिता बीच में बोलने के लिए आते हैं, लेकिन तभी जो आदित्य होता है वो अपने माता पिता को चुप रहने के लिए कह देता है और संगीता से लड़ाई करते हुए बोल देता है कि ये मेरा घर है और इस घर के अंदर अगर तुम्हें रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। तो संगीता इस बात को सुनकर थोड़ी सी चिढ़ जाती है और इस बात को सोचकर संगीता आदित्य के घर को छोड़ने का फैसला कर लेती है। संगीता के सास ससुर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगीता उनसे साफ साफ बोल देती है कि मेरा घर तो ना तो मेरे पिता का है और ना ही ये मेरे पति मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारा घर है, ये भी इसे अपना घर बता रहे हैं। तो जब इनमें से कोई सा मेरा घर है ही नहीं तो यहाँ पर मैं रुककर क्या करूंगी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और ये अपने घर में आराम से रह लेगा। संगीता घर से निकल गई थी, शाम का समय था और साथ में उसका बच्चा था जिसकी उम्र महज 2 साल थी।
इसके बाद संगीता वहां से किराए के होटल में जाकर स्टे करती है और अपने बच्चे के साथ रात वहीं पर बिताती है। दूसरे दिन संगीता अपने पिता के पास फोन करती है और उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में उन्हें वो अपनी कंडीशन बताती है, लेकिन पिता उससे कह देते हैं कि बेटी, शादी के बाद बेटी का घर ससुराल होता है और मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। यहाँ पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम जो भी करो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। यह बात सुनकर संगीता और भी बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि माता पिता का उसे विश्वास था कि वो तो उसे अपने पास रख ही लेंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। दरअसल संगीता के जो पिता थे वो व्यक्तियों में बैठा करते थे और उनके हिसाब से यही सही था कि बेटी का घर उसका ससुराल होता है, ना कि उसका मायका। अगर बेटी की ओर ली जाती है तो उसका घर बिगड़ जाता है और इसी वजह से उसने अपनी बेटी से यह सब कुछ कहा था। इसके बाद संगीता चाहती है कि वो अपना घर बनाए, जिस घर को वो गर्व से अपना कह सके और उसके अंदर आराम से रह सके। भले ही वो छोटा घर हो, लेकिन उसका अपना घर तो होना ही चाहिए। यह बात सोचकर संगीता अपनी सारी सेविंग्स को इकट्ठा करती है और साथ में उस फ्लैट को, जिस फ्लैट को उसने और उसके पति ने मिलकर खरीदा था, उसको भी बेच देती है और उसमें से जो उसके पैसे होते हैं उन पैसों को उनमें मिलाकर अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने के बाद संगीता अपने पति से तलाक ले लेती है और तलाक लेने के बाद उस इंस्टीट्यूट पर जाना भी छोड़ देती है, जो उसके पति की निगाह में उसका रोजगार था, जिस रोजगार से वो पैसे कमाया करती थी। इसके बाद संगीता अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का फैसला करती है और वह तय करती है कि वो अपने माता पिता से भी कोई मतलब नहीं रखेगी। उसने अपना जो नया घर लिया था वो अपने मायके और ससुराल से काफी दूर था और उसके अंदर वो रहने लगती है। वहीं पर जहां पर वो रहा करती थी वह अपना एक दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलती है और उसके अंदर दिन रात मेहनत करने लगती है। स्टार्टिंग के कुछ दिन वो बड़ी परेशान रहती है, क्योंकि अब तक वो फैमिली के अंदर रही थी, लेकिन आज वो अकेली है और कोई भी उसके साथ नहीं है। रात के समय अक्सर उसे छोटी सी आहट डरा दिया करती। यह बात देखकर कि वो घर के अंदर अकेली है, उसको कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। उसका छोटा सा बच्चा है और वो अकेली इस घर के अंदर है। लेकिन धीरे धीरे करके संगीता को इन सभी चीजों की आदत हो जाती है और फिर वह बेफिक्र होकर उस घर के अंदर रहने की आदत पाल लेती है। लगभग उसे अब अपने परिवार से अलग हुए 10 साल बीत जाते हैं। उसका बच्चा स्कूल जाया करता है और वह एक बहुत ही अच्छी लाइफ बिताया करती है। उसने वो वाला घर बेचकर भी एक दूसरी जगह घर ले लिया है, जो कि काफी ठीक ठाक है और उसके अंदर अच्छी तरह से वो अपना समय व्यतीत किया करती है। उस घर के अंदर एक गार्डन भी है और साथ में उसके पास अपनी गाड़ी भी है। अब इतने सालों से ना तो उसने कभी अपने मायके वालों से बात की है और ना ही कभी अपने ससुराल वालों को देखा है। उसका बच्चा बड़ा हो गया है और बड़ा होने के बाद वह कभी कभी अपने पिता के बारे में पूछा करता है, तो उसकी माँ उससे कह दिया करती है कि पिताजी बाहर गए हैं और काफी दिनों बाद वापस लौटेंगे, जब तुमसे उसे मैं मिला दूंगी। क्योंकि संगीता सोचती थी कि अभी से बच्चे को अगर यह बताया जाएगा कि उसके पिता से मेरा तलाक हो गया है तो यह उसके दिमाग पर गलत इफेक्ट डाल सकता है, और संगीता इसी वजह से उससे झूठे बातें बताकर बहका दिया करती है और सोचा करती है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर समझदारी होगी और समझदारी के कारण ये बातों को समझ सकता है। इसी तरह से वह अपने बच्चे को बड़ा कर रही थी, लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जो उसका लड़का होता है वह अपनी माँ से कोई स्पेशल चीज खाने के लिए कहने लगता है। इसके बाद संगीता अपने बेटे की इस बात को समझती है और वहां से उसके लिए वो चीज ऑर्डर कर देती है। के अंदर माँ बेटे बैठे हुए थे, तभी थोड़ी देर बाद घर के दरवाजे की घंटी बजती है। अब जैसी घंटी बजती है तो संगीता चहकती हुई जाती है उस खाने को लाने के लिए जो उसके बेटे ने डिमांड की थी और दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही सामने जैसे वो डिलीवरी मैन को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और बहुत चक्की सी खड़ी रह जाती है। इधर जो सामने डिलीवरी बॉय था वह भी संगीता को देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है और बहुत चक्का सा खड़ा रह जाता है। दरअसल दोस्तों, सामने जो डिलीवरी बॉय था वह और कोई नहीं, संगीता का वही पति था जिससे उसका तलाक हो गया था और वह उससे अलग रहने लगा था। अब अपने पति आदित्य की ऐसी हालत देखकर संगीता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा कमजोर है और वह एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है। इसके बाद संगीता के दिमाग में जो सवाल होते हैं उन सवालों के जवाब जानने के लिए संगीता आदित्य से बात करने लगती है। वह कहती है कि आदित्य, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? तो उसके बाद जो आदित्य होता है वो कहने लगता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं, इस खाने को ले लो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन संगीता कहती है कि चले तो तुम जाना, मैं तुम्हें कहाँ रोकने वाली हूँ, लेकिन तुम मुझे बता तो सकते हो कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम्हें डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। इधर जो आदित्य है उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रहे हैं और उन बातों को करने के लिए संगीता को उसे अपने बारे में बताना पड़ता है। वह बताता है कि संगीता, जब मेरा और तुम्हारा तलाक हो गया था तो तलाक के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया है और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। दरअसल जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था वो मेरे दिमाग की उपज थी, ना ही कोई ऐसी बात थी जिस बात के लिए मैं तुमसे लड़ाई किया करता था। लेकिन जब तुम वहां से चली गई तो उसके बाद मैंने तुम्हारे घर पर जाकर तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे वहां पर मिली ही नहीं। मैंने काफी दिनों तक तुम्हें इधर
उधर ढूंढा और जब तुम ढूंढने से भी मुझे नहीं मिलती हो तो मैं इस बात को लेकर बड़ा ही परेशान हो जाता हूँ। तुम्हारे फोन को मैं बार बार ट्राई किया करता हूँ, लेकिन तुमने वो वाला नंबर बंद ही कर दिया था और इसके बाद मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाता हूँ। इसी वजह से अब मेरा कहीं पे भी मन नहीं लगता है और मैं शराब पीने लगता हूँ। शराब पीने के कारण मैं काफी ज्यादा शराब का आदी हो जाता हूँ और जैसे ही मैं शराब का आदी होता हूँ तो पूरी तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने अपने घर को भी बेच दिया, मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर चले गए और जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता है, शराब पीने के लिए पैसे तक भी नहीं बचते हैं, तब मुझे होश आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं और मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। उसके बाद मैं इधर उधर काम ढूंढता हूं और ढूंढने के बाद ये काम मुझे मिल जाता है। इसी काम को करके मैं अपना गुजारा किया करता हूं, एक किराए के कमरे में रहा करता हूं और वहीं से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। यह बात सुनकर संगीता को अपने जवाब मिल गए थे, लेकिन फिर आदित्य संगीता से संगीता के बारे में पूछने लगता है। संगीता भी अपने बारे में सब कुछ बता देती है और जैसे आदित्य को पता चलता है कि उसका बेटा अच्छे से जिंदगी जिया करता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तो आदित्य इस बात से संतुष्ट होता है और वहां से संगीता से माफी मांगकर जाने लगता है। लेकिन तभी संगीता जब आदित्य को जाते हुए देखती है तो उसके दिमाग में अपने बेटे के वो सवाल आने लगते हैं कि माँ पापा कहाँ हैं और पापा कब आएंगे। इधर आदित्य से बात करके उसे पता चल गया था कि आदित्य ने ना तो दूसरी शादी की है और वह अकेला अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। इसके बाद वह आदित्य को रोकती है और रोकने के बाद उससे शादी के लिए पूछने लगती है। आदित्य उससे मना करता है, कहता है कि नहीं संगीता, मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन संगीता आदित्य से कहती है कि आदित्य, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसके बारे में तुमने मुझे साफ साफ बता दिया है, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कभी कभी इंसान का ऐसा टाइम आ जाता है कि उसे अच्छाई में भी बुराई दिखने लगा करती है और वही तुम्हारे साथ हुआ था। लेकिन आज तुम सुधर चुके हो तो क्यों ना अब तुम मेरे साथ ही रहो और यहीं पर हम सभी लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद आदित्य कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो पहले तुम्हें मुझे माफ करना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। संगीता कह देती कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद आदित्य और संगीता की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब आदित्य के बेटे को यह बात पता चलती है कि उसके पिता बाहर से कमा कर वापस आ गए हैं तो वह बड़ा ही खुश होता है और अपने पिता से मिलकर बहुत सारी बातें करता है। उन बातों को, जिन बातों को वह स्कूल में और बच्चों के थ्रू सुना करता था कि वह अपने पिता से ये बातें करते हैं, वो बातें करते हैं, इसी तरह की बातें वो अपने पिता से करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।